नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। हरिद्वार आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के लिए किए गए रोड शो में मिली अपार सफलता। देश के सभी बड़े औद्योगिक घरानों ने लिया भाग। लगभग 20,000 करोड़ के एमओयू किए साइन। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर सियासत जारी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। सिर मुंडवाने के बाद अब महिला न्याय स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है ज्योति रौतेला। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मामला जल्द ही इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है विशेषज्ञ समिति। सीएम के साथ यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष ने भी गृह मंत्री अमित शाह से की नई दिल्ली में मुलाकात। आपदा प्रभावित पगनो गांव के बच्चे अब टेंट में करेंगे पढ़ाई। विद्यालय का भवन ध्वस्त होने से पहले पंचायत भवन में लग रही थी कक्षाएं। अब शिक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं टेंट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार आएंगे। 2 बजे हेलीकॉप्टर से वे हरिद्वार के बीएचईली हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 3:45 तक मुख्यमंत्री हरिद्वार के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। वहीं 4 बजे मुख्यमंत्री शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में धामी प्रतिभाग करेंगे। विहिप के देशव्यापी अभियान के अंतर्गत बजरंग दल के नेतृत्व में ये जन जागरण यात्रा होगी। वहीं धामी के हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि हरिद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरफराज अली सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सरफराज, सबसे पहले बताइए कि आज पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां पूरी की है? मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का एक दिवसीय दौरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बजे हरिद्वार के बेचल हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके बाद 2 बजे से लेकर 3:45 तक मुख्यमंत्री का एक जो प्रोग्राम है वो एक आरक्षित रखा गया है। इसमें प्रयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हरिद्वार के जो आला अधिकारी है उनके साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, गौरी जो बजरंग दल है, बजरंग दल में 19 सितंबर को लेकर जो उत्तराखंड के चमोली से जो बजरंग दल की शौर्य जो जागरण यात्रा उसका प्रारंभ किया था, जो हरिद्वार में आज यानी 6 अक्टूबर यानी आज के दिन हरिद्वार के शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे और वहां पर उसका समापन करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे और जो शौर्य गाथा है जो जी सरफराज, आज शाम को 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों के साथ बैठक भी प्रस्तावित है। उस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? बता दो कि जो आगामी नगर निकाय जो चुनाव है उसका लेकर आला अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो हरिद्वार में जो मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है उसके लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है और उसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। दोपहर 2 बजे वे हरिद्वार के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद वे शाम को 4 बजे के करीब अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।
उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। लंदन के सफल दौरे के बाद दिल्ली में किए गए रोड शो में भी अपार सफलता मिली और लगभग 20,000 करोड़ के MOU साइन किए गए। दिल्ली दौरे से लौटे सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में हुए दिल्ली रोड शो में देश के सभी बड़े औद्योगिक घरानों ने भाग लिया और उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी इच्छा जताई। खासतौर पर जिंदल ग्रुप, थापर ग्रुप, डिक्सन, रेडिएशन, ओबेरॉय जैसे बड़े ग्रुप्स ने अपनी सहमति जताई है। विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी कि जैसे लंदन में किए गए रोड शो में लोगों का उत्साह देखने को मिला। इस देश के जो सभी बड़े औद्योगिक घराने हैं उनमें से अधिकांश द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। मुख्य रूप से इसमें JSW जो जिंदल ग्रुप है, थापर ग्रुप, डिक्सन, रेडिसन ग्रुप और ओबेरॉय ग्रुप, इन सभी के द्वारा उत्तराखंड में निवेश के लिए MOUs पर हस्ताक्षर हुए और काफ़ी उत्साह लोगों में है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लंदन में रोड शो किया गया था और वहाँ जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिला था, आने वाले समय में हमारे डोमेस्टिक रोड शो भी होने हैं और एक इंटरनेशनल रोड शो भी UAE में 16 से 18 का है। और इसी बीच आपको सीधा लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रांसकॉम 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत स्वागत है और मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये एक उक्ति है जो कि कितना बढ़िया है कि एक शहर आपको मुस्कुराने के लिए कह रहा है। एंड इस अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। बेमिसाल प्रगति जिनकी पहचान है, जिनके द्वारा किए गए विकास के कार्य देश की नई बल्कि संपूर्ण विश्व में नित्य नया इतिहास बना रहे हैं, ऐसे गौरवशाली प्रदेश के विकास पुरुष हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी जी का आज के कार्यक्रम में बहुत हृदय से स्वागत है। अभिनंदन माननीय, आपकी उपस्थिति आज इस कार्यक्रम में कर्नाटक के क्षेत्र में आए हुए सभी लोगों के लिए मनोबल बढ़ाने का बहुत कार्य करेगी। विशेष आभार हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय विशेष धन्यवाद माननीय विशिष्ट अतिथि श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी और प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद माननीय कुलपति KGMU का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हम सभी का मनोबल बढ़ाया है। अभिनंदन डॉक्टर RK त्रिपाठी जी का, जो कि आयोजक हैं अध्यक्ष ट्रांसकॉम के, और उनके मार्गदर्शन में यह ट्रांसकॉम हो रही है। और ISBTI UP चैप्टर और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ UP, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय देहरादून प्रस्तावित दौरा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अभी कार्यक्रम पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री के दौरे से उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिलता है और उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ जा रहे हैं, वहीं चंपावत जिले में मायावती आश्रम में भी और अल्मोड़ा की जागेश्वर धाम में भी तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जोलीकोंग और ओम पर्वत का भी हवाई निरीक्षण प्रस्तावित है। कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का लगाव है और उत्तराखंड के लोगों से भी जो उत्तराखंड के लोग उनके बारे में सोचते हैं कि हमेशा उनका आना एक उत्सव की तरह होता है और इस बार भी उनका दौरा प्रस्तावित है। जल्दी ही उनका दौरा प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे ही फाइनल कर देगा तो औपचारिक रूप से उस दौरे की हम लोग तैयारी अभी से शुरू जो हमने की है उसको और तेज शुरू कर देंगे। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। अब तक 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्री घंटों घंटों तक मंदिर प्रांगण में स्थित सिंह द्वार पर अपनी बारी के इंतजार में खड़े हुए देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही आजकल पितृपक्ष चल रहा है और धाम में ब्रह्म कपाल नामक तीर्थ स्थल पर भारी संख्या में तीर्थयात्री अपने अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान करने के बाद बद्री विशाल के दर्शन वे ले रहे हैं। धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही तीर्थयात्रियों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग पितृपक्ष में पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं और अपने पितरों के लिए पिंड और तर्पण के लिए आ रहे हैं। पूरा ब्रह्म कपाल खचाखच भरा है। मंदिर में दर्शन की भी खूब भीड़ लगी है और भगवान की पूजाएं बहुत सुंदर चल रही हैं। आवासीय व्यवस्था भी लगभग तकरीबन ठीक है। चारधाम यात्रा के प्रथम चरण को सकुशल संपादित करने के बाद अब द्वितीय चरण गतिमान है। इसमें सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। आपदा के चलते कुछ जगह पर रोड क्षतिग्रस्त हुआ था, समय समय पर उसको सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ठीक किया जा रहा है। यात्रा में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, सभी यात्री आमंत्रित हैं और अपने दर्शन कर सकते हैं। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे मेलाघाट क्षेत्र में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त काम्बिंग की। नेपाल सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में की गई इस काम्बिंग का उद्देश्य सुरक्षा की दृष्टि के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को भी चिन्हित करना रहा। खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज सीमावर्ती थाना पुलिस और सीमा पर तैनात एसएसपी के सुरक्षा अधिकारियों के साथ प्रशासनिक दस्ते ने सीमावर्ती क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दौरा करते हुए पाया कि सीमावर्ती क्षेत्र में हालात सामान्य है। कुछ जगहों पर कच्चे अतिक्रमण किए गए हैं जिन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में हम नई सुरक्षा चौकी का निर्माण करवा रहे हैं जिससे कि इस क्षेत्र की निगरानी करने में सहायता मिलेगी। हम सुंदरनगर में अभी आए और यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन था। इसमें देख रहे थे कोई इशूज़ तो नहीं यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग का इशूज़ या इंक्रोचमेंट का, तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं पाया गया। थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है, वो टेम्प्रेरी तौर पर है जो खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि हर जगह हमारे यहाँ पर एक नई पोस्टिंग बन रही है। इस हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पर सब इशूज़ नॉर्मल। उत्तरकाशी के दूरस्थ फतेह पर्वत क्षेत्र के दूनी गांव में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा ग्रामीणों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई गई और जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी प्रतिभाग कर क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। एक दूरस्थ गांव दूनी में उद्देश्य शिविर का आयोजन हुआ है और इसमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई और विभिन्न विभागों के स्टॉल्स भी लगे हैं। इसमें कुल हमें 62 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ पंचायती राज विभाग की ओर से 58 पंचायत परिवार रजिस्टर, उद्यान विभाग द्वारा निर्देशिका का वितरण, उद्यान कार्ड बनाए जाने का कार्य, इसी प्रकार 30 पीएम किसान के फॉर्म भरे गए। जिलाधिकारी जी द्वारा यहाँ पे पूरे जितने भी विभाग हैं, चाहे खाद्य आपूर्ति हो, आपके स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपके निर्माण एजेंसी हो, सभी विभागों को यहाँ निर्देशित किया गया और मेरे द्वारा भी कई सारी ऐसी, देखिए ये पूरा क्षेत्र एक समस्याओं से भरा हुआ है, कई सारी समस्याएं इसमें है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे वन विभाग के, क्योंकि ये सेंचुरी एरिया है, तो वन विभाग के एक भी अधिकारी थे यहाँ पे, डेपो आए थे और डेपो साहब ने बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने मुझसे खुद निरीक्षण किया। सभी जितनी भी कंस्ट्रक्शन एजेंसियाँ उन्होंने खुद देखा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। रामनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की जिसमें पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष में बैठे हुए लोगों की आवाज को लगातार दबाने का काम कर रही है जिससे अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया और जेल भेजने का काम फर्जी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस तानाशाह सरकार को देश की जनता के सहयोग से सत्ता से बाहर निकालने का काम भी करेंगे। कि सरकार जैसे उन्हें पता चल रहा है कि 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उनकी हार निश्चित है, तो उसके लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए कि इस तरह के हथकंडे अपना रही है। पहले मनीष सिसोदिया जी को जो फर्जी शराब घोटाला इन्होंने बता करके उन्हें जो है जेल में डालने का काम किया। उसके बाद जब संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला, जायज़ बातों को कहा कि भाई आप जो है व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, आप अडानी और अंबानी की नौकरी कर रहे हैं, तो संजय सिंह की आवाज़ दबाने के लिए पहले उन्होंने निलंबन किया। उसके बाद कल इन्होंने ईडी का छापा मार के उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है।
गदरपुर की नई अनाज मंडी का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। इस मौके पर पहले अनाज की ट्रॉली लाने वाले किसान को माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि नई अनाज मंडी का शुभारंभ किया गया है और पहले ट्रैक्टर ट्रॉली में फसल लाने वाले किसान को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। 80 दुकान बन चुकी है और 20 का काम 50% पूरा हो चुका है और 20 जल्द ही पूरी हो जाएगी। किसान भवन के लिए भी 10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। बिल्कुल 200%। 2014 में लोगों को पता नहीं था, लोग कहते थे नहीं आएगी। हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आए और 2019 में 2/3 से आ गए और इस समय हम 400 से भी ज़्यादा सीटें पार करेंगे, जो इस समय देश का रुख है। देश ने मन बना लिया है कि मोदी जी को दोबारा भारत की सेवा करने के लिए देश की सत्ता को सौंपना है। फिर 14 जुलाई 2019 को मैंने आदरणीय अजय भट्ट जी के माध्यम से नितिन गडकरी जी को पत्र दिया था और उस पत्र पर कार्रवाई होते होते माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से, नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से अब वो 1100 करोड़ की 21 किलोमीटर की जो हमारी रिंग रोड है वो सैंक्शन हो गई है। उसके लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया, टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में आ चुकी है और ऐसा लक्ष्य है कि अगले 2.5 से 3 सालों में वह रिंग रोड पूरी हो जाए, तो 21 किलोमीटर की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार बीजेपी को घेर रही उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला अब उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। दरअसल बीते महीने सीएम आवास कूच के दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने अंकिता भंडारी को न्याय में देरी के आरोप में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस दौरान उन्होंने अपना सिर भी मुंडवाया था। इसी पर ज्योति रौतेला महिला न्याय स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि वो देवप्रयाग में गंगा तट से यात्रा शुरू करेगी और सभी जिलों से होते हुए पौड़ी में यात्रा को संपन्न करेगी। रौतेला का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से वो घर घर जाकर लोगों से अंकिता को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जोड़ने का काम करेगी और जनता के सामने प्रदेश में बेटियों के साथ हो रहे शोषण को जनता के सामने लाने का काम करेगी। हम लोगों ने 21 सितंबर को जो अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर मुंडन किया था, उसको लेके मैं हर जिले में जाके एक न्याय यात्रा, महिला स्वाभिमान की यात्रा का, महिला स्वाभिमान के लिए एक सम्मेलन में जिले वाइज अभी शुरू कर रही हूँ और इसमें कल हम लोग देवप्रयाग से शुरू कर रहे हैं। देवप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला होते हुए फिर मैं कुमाऊं की तरफ जाऊंगी। डोईवाला के लच्छीवाला पहुंची हनुमान जागरण शोभा यात्रा के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डोईवाला बाजार में शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में हनुमान का विशाल रूप और नासिक का ढोल जागरण यात्रा का मुख्य आकर्षण बना हुआ था। सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों की अगुवाई में शोभा यात्रा लच्छीवाला से शुरू हुई, जो कि डोईवाला चौक होते हुए भानियावाला पहुंची। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि सनातन धर्म की पहचान हमारे आदर्श श्री राम और हनुमान की विशाल शोभा यात्रा का ये आयोजन किया गया है। ये यात्रा ऋषिकेश में जाकर संपन्न होगी। इसका समापन कल हरिद्वार में होगा और हर एक हिंदू को जागना चाहिए। आज डोईवाला में लच्छीवाला शिव मंदिर से शुरू होकर शौर्य जागरण यात्रा जो डोईवाला नगर पालिका से होते हुई और डोईवाला भानेवाला रानी पोखरी, इसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा करें और सनातन धर्म की जो है पताका को हमेशा फहराते रहें। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गढ़वाल के दौरे पर हैं। इस दौरान वे गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि बरसात के बाद से यात्रा इस समय पूरे पीक पर चल रही है। बद्रीनाथ धाम में ही लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। यही स्थिति अन्य धामों की भी है, इसलिए सभी जनपदों में जाकर समीक्षा करूंगा ताकि यात्रा सुचारू रूप से चले और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। यात्रा काफ़ी इस समय अपने पीक पर चल रही है और केदारनाथ जी में तो प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोग के श्रद्धालु आ रहे हैं। सेम स्थिति बद्रीनाथ जी की और हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धामों की भी है और इसी यात्रा की जो चल रही है उसको और सुचारू ढंग से चले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसी के सिलसिले में आज से मैं अपना गढ़वाल का दौरा प्रारंभ कर रहा हूँ और जनपदों में जाकर इसकी समीक्षा करूँगा।
आपदा प्रभावित पगनो गांव में अब बच्चों की पढ़ाई टेंट में होगी। विद्यालय के लिए स्थायी व्यवस्था होने तक प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चे अब यहीं पर पढ़ाई करेंगे। बीते अगस्त महीने में आई आपदा के दौरान भूस्खलन से जोशीमठ ब्लॉक के पगनो गांव का प्राथमिक विद्यालय का भवन ध्वस्त हो गया था। तब से बच्चों की कक्षाएं पंचायत भवन में संचालित हो रही थी, जहां जगह कम होने की वजह से एक हॉल में चादर लगाकर अलग अलग कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था। हाल ही में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गांव का भ्रमण किया था और शिक्षा विभाग को बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एक गैर संस्कारी संस्था की मदद से गांव के पास में ही टेंट लगाने का कार्य शुरू किया था। हालांकि टेंट का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न भी हो चुका है। बता दें, विद्यालय में वर्तमान में करीब 30 बच्चे फिलहाल मजबूरी में अपनी पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति जल्द ही इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। सीएम धामी के साथ ही यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने भी गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट अगले 15 दिनों के भीतर ही राज्य सरकार को सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और कानून का रूप देने की प्रक्रिया इसे शुरू की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद सीएम धामी का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को मिल जाएगा। कमेटी के लोग अपना काम कर रहे हैं और यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यूसीसी की प्रक्रिया तेज़ी से आगे चल रही है और यूसीसी कमेटी के लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। जल्दी ही संभावना है कि ड्राफ्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।